वीडियो शुरू करने से पहले रुद्र भाई को एक छोटा सा शाउट आउट देना चाहूंगा। भाई आपका कमेंट स्क्रीन पर है आपके लिए, आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हमें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। मेरी पत्नी बहुत ही रूखी और बेरुखी रहने वाली इंसान थी। हमारी 50 साल की शादी में उसने एक बार भी मुझे आई लव यू नहीं कहा। उस दिन तक जब मैं 70 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से एक आखिरी बार मुस्कुराने की कोशिश की और उससे पूछा, हमारी 50 साल की शादी में क्या तुमने मुझे एक दिन के लिए भी प्यार किया था? उसे झिझकता हुआ देखकर मुझे अपना जवाब मिल ही गया था। मैंने धुंधले से उस कमरे में खड़े अपने बच्चों और पोते पोतियों की तरफ देखा जिन्हें लीशिया और मैं इस दुनिया में लाए थे, और फाइनली मैंने अपने आखिरी शब्द कहे, अगर मुझे ये सब दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं तुम्हें फिर कभी प्यार नहीं करना चाहूंगा। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरी सांसें रुक गईं। लेकिन जब मेरी आंखें फिर से खुली तो मैंने देखा कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है और मैं वापस अपने हाई स्कूल के दिनों में पहुंच गया हूं। इस नई जिंदगी में मैंने तय किया कि मैं लीशिया के आसपास भी नहीं फटकूंगा। लेकिन कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम से 3 महीने पहले उसने अचानक हमारी क्लास में ट्रांसफर ले लिया और वो जिद करने लगी कि वो मेरे ही बगल में बैठेगी। मैंने अपने आप ही अपनी कुर्सी खिसका ली। मैं उससे जितना हो सके दूर जाना चाहता था, लेकिन उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। यांग जियान, तुम इतनी जल्दी क्यों मर गए? मैंने तो अभी तुम्हारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया था। मैंने इस जवां शरीर की आदत डालने के लिए थोड़ा वक्त लिया और अपने आसपास देखा जहां क्लास के बच्चे ध्यान से लेक्चर सुन रहे थे। ये कोई सपना नहीं था। शायद मेरी उस आखिरी और सबसे गहरी इच्छा की वजह से पिछले जन्म में मरने से ठीक पहले मेरा सच में पुनर्जन्म हो गया था। क्योंकि भगवान ने मुझे ये दूसरा मौका दिया है तो इस जिंदगी में मैं लीशिया के पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। मेरे पिछले जन्म में क्योंकि ली फैमिली की कंपनी कुछ परेशानी में चल रही थी, उन्होंने यांग फैमिली यानी मेरी फैमिली के सामने शादी का प्रपोजल रखा ताकि वो हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप पक्की कर सके। लीशिया फर्स्ट हाई स्कूल की एक बहुत ही फेमस और टैलेंटेड ब्यूटी थी। वो हमेशा ए ग्रेड लाने वाली टॉप स्टूडेंट थी। बाद में वो एक इंटरनेशनल मास्टर वायलिनिस्ट भी बनी। वहीं दूसरी तरफ मैं क्लास का वो सबसे नालायक और बैक बेंचर था जो खिड़की के पास वाली आखिरी सीट पर बैठता था। मुझे बड़ी मुश्किल से एक 3rd रेट कॉलेज में एडमिशन मिला था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी फैमिली के कहे अनुसार काम किया, अपनी फैमिली कंपनी का काम सीखने लगा और आखिर में अपने डैड की जगह ले ली। चूंकि लीशिया खूबसूरत भी थी और समझदार भी, मेरे डैड ने खुशी खुशी हमारी शादी के लिए हाँ कर दी और मैं भी इसके लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन उस वक्त लीशिया किसी और को पसंद करती थी। ली फैमिली ने जबरदस्ती उन्हें अलग कर दिया और उसकी शादी मुझसे करवा दी। हमारी शादी के बाद वो कभी खुश नहीं रही। मैं उसके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव करूं या उसके लिए कुछ भी करूं, उसने मुझे कभी एक मुस्कान तक नहीं दी। इसीलिए मैंने अपनी मौत के बिस्तर पर उससे पूछा था कि क्या उन 50 सालों में उसने मुझे एक दिन के लिए भी प्यार किया था। सच्चाई तो यही थी कि 50 साल भी उसका दिल पिघलाने के लिए काफी नहीं थे। इस जिंदगी में मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं हमारी फैमिलीज के बीच होने वाली बिजनेस पार्टनरशिप में कोई दखल भी नहीं दूंगा, क्योंकि अब से कुछ साल बाद ली फैमिली की कंपनी सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी और यांग फैमिली को इससे बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। तो उनके साथ पार्टनरशिप करना बिल्कुल सही है। मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। बस मुझे ये नहीं चाहिए कि ली फैमिली अपनी बेटी का सौदा मेरे साथ करे। मुझे इस जिंदगी में बस इतना करना है कि मैं अपने टाइम का सही इस्तेमाल करूं और खूब पढ़ाई करूं ताकि अपने पिछले जन्म के पछतावे दूर कर सकूं और अपने 50 सालों के एक्सपीरियंस से अपने डैड का वो सपना पूरा करूं जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाने का था। इसलिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले वाले टाइम में मैंने पागलों की तरह पढ़ाई की। मुझे एक बिल्कुल अलग इंसान की तरह बर्ताव करते देखकर मेरे क्लासमेट्स हैरान रह गए। यांग जियान, तू तो अब क्लास के बाद बास्केटबॉल खेलने भी नहीं जाता। स्कूल के बाद तू वैलोरेंट गेम भी नहीं खेलता। क्या तेरे अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है क्या? मैं 50 साल आगे से टाइम ट्रेवल करके वापस आया हूँ। पिछले जन्म में किसी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलना मेरा सबसे बड़ा पछतावा था, इसलिए मैं अब उसकी भरपाई कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, मेरे बगल में बैठने वाला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूँ। एक बैक बेंचर, नालायक बच्चा जो टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहा है। ये तो एकदम ख्याली पुलाव पकाने जैसी बात थी। आधे महीने बाद मेरे डैड ने मुझे कॉल किया और कहा कि स्कूल के बाद जल्दी घर आ जाना, हमारे घर डिनर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं। उन्होंने मुझे कुछ ऐसे गिफ्ट्स लाने को भी कहा जो किसी लड़की को पसंद आए। मुझे पता था कि लीशिया आ रही है। पिछले जन्म में मैंने सोचा था कि चूंकि हम अभी हाई स्कूल में हैं, इसलिए लिपस्टिक या डिजाइनर बैग्स खरीदना सही नहीं होगा। इसलिए मैंने अपना बहुत दिमाग लगाया और गिफ्ट्स, सॉफ्ट टॉयज, हैंडीक्राफ्ट्स और ना जाने क्या क्या के कई बड़े बड़े बैग्स खरीद लिए। लेकिन आखिर में लीशिया ने बस उन्हें एक ठंडी नजर से देखा और कहा, कितनी बचकानी हरकत है। फ्यूचर में तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी जिंदगी कितनी बर्बाद होगी। लेकिन इस जन्म में भी मैंने कई बड़े बड़े बैग्स खरीदे। बस इस बार वो चीजें और भी ज्यादा बचकानी थी। रिमोट कंट्रोल वाली रेसिंग कार्स, बार्बी डॉल्स वगैरह वगैरह। लगभग सारे ही वो खिलौने थे जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं। मैं उन भारी भरकम गिफ्ट्स के बैग्स को घसीटता हुआ घर ले आया। जब मेरे डैड ने मुझे लौटते हुए देखा और मेरे हाथों में वो सारा सामान देखा तो उन्होंने जल्दी से मुझे आंख मारी। फिर जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो ऐसे नाटक करते हुए बोले, बेटा तुम पहली बार शियाओया से मिल रहे हो और तुम उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स ले आए। तुम मेरे लिए कभी इतने थॉटफुल क्यों नहीं रहे? मुझे उनके इस नाटक में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
था। मैं सीधा वो भारी बैग लिविंग रूम में ले गया और बहुत ही कैजुअली वो सारे खिलौने जमीन पर पलट दिए। गिरने की वजह से एक आरसी रिमोट कंट्रोल कार का पहिया टूटकर अलग हो गया। मैंने अपने हाथ झाड़े और बिल्कुल बेरुखी से खड़ी लीशिया की तरफ देखा। ये लो, मेरे डैड ने मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने को कहा था। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने बस सड़क किनारे एक स्टॉल से ये सब उठा लिया, वरना मैं किसी बड़े सुपरमार्केट चला जाता। वहां की क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है। जमीन पर 3 साल के बच्चों के खिलौने बिखरे देखकर मेरे डैड को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे मारने के लिए एक चमचा उठा लिया, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं अपने पिछले जन्म में 70 साल जिया हूँ। मेरे डैड की उम्र अभी 40 भी नहीं है। टेक्निकली देखा जाए तो मैं यहाँ सबसे बड़ा हूँ। मैं सोफे पर धड़ाम से बैठ गया, अपने पैर के ऊपर पैर रखा और बिल्कुल उसी टोन में बोला जैसे मैं अपने पिछले जन्म में अपने पोते को डांटता था। आप एक बड़े इंसान हैं, लेकिन आपकी हरकतें बिल्कुल भी वैसी नहीं है। कितनी शर्म की बात है। मेरे डैड, लीशिया और उसके पेरेंट्स सब शॉक में जम गए। एक पल के बाद मेरे डैड ने एक अजीब सी हंसी हंसी। अरे, वो मेरे और मेरे बेटे के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम आमतौर पर ऐसे ही मजाक करते हैं जब कोई बाहरी नहीं होता, तो साफ है कि वो आप लोगों को पराया नहीं समझता। ये सुनकर शियाओ के पेरेंट्स खुशी से चमक उठे। सिर्फ लीशिया का चेहरा एकदम सपाट और बर्फ जैसा ठंडा रहा। उसे शायद लगा कि इस जन्म में भी मैं उसके साथ फैमिली बनने के लिए राजी हो जाऊंगा, लेकिन इस जन्म में मैं किसी ऐसे इंसान पर अपने 50 साल बर्बाद नहीं करने वाला जो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं उसके पास गया और बहुत ही रूखेपन से बोला, चूंकि तुम्हें मेरे खरीदे हुए गिफ्ट्स पसंद नहीं आए तो मैं इन्हें वापस पैक कर लेता हूँ और खुद ही इनसे खेल लूंगा। मैंने उन्हें समेटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब उसने मेरे हाथों से एक बारबी डॉल छीन ली और पहली बार उसने एक ऐसी स्माइल दी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं पूरी तरह से सुन्न रह गया। उसने मुझे देखकर स्माइल की। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने उसे 50 साल तक जाना है और ये पहली बार था जब उसने मुझे देखकर स्माइल की थी। क्या ये लीशिया नहीं है, या इसके अंदर कोई और आ गया है, या शायद ये बारबी डॉल सच में उसे बहुत पसंद आ गई। मैं इन सब चीजों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता था। चाहे उसका जो भी चक्कर हो, मुझे इस जन्म में उससे कोई मतलब नहीं रखना था। सॉरी, वो बारबी मैंने अपने लिए खरीदी थी, बाकी के तुम्हारे हैं। मुझे लगा था कि ये बात पक्का उसे गुस्सा दिलाएगी और हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट वो बस मेरे लाए हुए खिलौनों को पकड़े रही और उसके चेहरे पर अभी भी वही हल्की सी स्माइल थी। मेरे पिछले जन्म में मैंने उसे लाखों की ज्वेलरी और डिजाइनर बैग्स दिए थे, फिर भी उसने कभी मुझसे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे असल में बच्चों के खिलौने पसंद हो? मुझे वो बिल्कुल समझ से बाहर लग रही थी। डिनर शुरू हुआ। मेरे डैड और उसके पेरेंट्स लगातार हमारी सेटिंग करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसने भी कुछ नहीं कहा। मुझे पता था कि वो अंदर ही अंदर इस बात का बहुत विरोध कर रही है, क्योंकि उसका एक बचपन का दोस्त था जिसके साथ वो बड़ी हुई थी। वो उससे 1 साल छोटा था। मेरे पिछले जन्म में मैंने सुना था कि लीशिया उसे प्रपोज करने वाली थी। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के ठीक बाद मेरी एंट्री ने उन्हें अलग कर दिया था, इसलिए इस जन्म में मैं खुशी खुशी पीछे हट जाऊंगा और तुम दोनों को साथ रहने दूंगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि अब मुझे लीशिया से कभी कोई मतलब ना रखना पड़े। रात के 12 बज गए जब उनकी 3 लोगों की फैमिली फाइनली जाने के लिए तैयार हुई। मैंने पूरे टाइम उससे एक शब्द भी बात नहीं की थी। मेरे डैड मुझे दरवाजे तक खींच ले गए उन्हें सी ऑफ करने के लिए। अचानक लीशिया ने कहा कि वो अपना बैकपैक भूल गई है। वो सोफे पर ही छूट गया था। मेरे डैड ने मुझे जाकर वो लाने को कहा। मैं बिना मन के गया और उसका बैकपैक लाकर उसे थमा दिया। उसने मेरी तरफ बहुत ही शांति से देखा और कहा, थैंक यू। उसने सच में मुझे थैंक यू कहा। ये तो मैंने दोनों जन्मों में सुना हुआ सबसे बड़ा जोक था। मेरा चेहरा एकदम रूखा ही रहा। मैंने उसे इग्नोर किया, मुड़ा और सीधा अपने कमरे में चला गया। मेरे पीछे मैं सुन सकता था कि मेरे डैड बड़ी डेस्परेटली उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसका मूड आजकल कुछ खराब चल रहा है। वो वैसे कभी ऐसा नहीं करता। प्लीज इस बात का असर हमारी फैमिलीज के बीच होने वाली शादी पर मत पड़ने दीजिएगा। अगले दिन मैं रोज की तरह स्कूल गया, लेकिन सुबह के आधे टाइम बाद ही होमरूम टीचर ने अनाउंस किया कि हमारी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। जब वो इंसान अंदर आया तो मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो नया स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि लीशिया थी। टीचर ने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और लीशिया को फर्स्ट रो में बैठने को कहा। लीशिया के ग्रेड्स उसके पिछले स्कूल फर्स्ट हाई में सबसे टॉप पर थे, इसलिए टीचर ने उसे क्लास प्रेसिडेंट के ठीक बगल में बिठाने का अरेंजमेंट किया था। लेकिन सबको हैरान करते हुए लीशिया ने अपना सिर ना में हिलाया और सीधा मेरी तरफ चलने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक बहुत ही पोलाइट स्माइल के साथ कहा, हम फिर मिल गए। क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? मैं जम गया। क्या ये मुझसे बात कर रही थी? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लीशिया ने फिर पूछा, यांग जियान, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? होमरूम टीचर भागते हुए हमारे पास आए। उन्होंने जल्दी से उससे कहा, यांग क्लास का सबसे बुरा स्टूडेंट है, इसके साथ मत बैठो, जाकर क्लास प्रेसिडेंट के साथ बैठो। वो पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक पर है। तुम दोनों साथ पढ़ाई कर सकते हो और एक दूसरे को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हो। ये सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया। आखिर ये सच ही तो था। हालांकि मैं हाई स्कूल में कोई बुरा लड़का नहीं था, लेकिन मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए हमेशा क्लास बंक करता रहता था। लीशिया ने टीचर का ऑफर ठुकरा दिया। वो मुस्कुराई और बोली, आपकी फिक्र के लिए थैंक यू सर, लेकिन मैं यांग जियान के साथ ही बैठूंगी। हम एक दूसरे को जानते हैं। टीचर ने अपनी भवें सिकोड़ी और फिर मुझे एक वार्निंग वाली लुक दी, तुम इसकी पढ़ाई को नीचे गिराने की हिम्मत भी मत करना। लीशिया के ग्रेड्स इतने अच्छे थे कि वो पूरे शहर में टॉप स्कोरर बनने का एम कर सकती थी। मेरे पिछले जन्म में हालांकि वो फर्स्ट नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी उसने 3rd रैंक हासिल की थी। वो 3rd रैंक पर सिर्फ इसलिए खिसक गई थी क्योंकि उसे मेरी फैमिली के साथ होने वाली अपनी अरेंज्ड मैरिज के बारे में पता चल गया था, जिसने उसे उसके बचपन के प्यार से दूर कर दिया था। इसलिए एग्जाम्स के दौरान वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। इसी वजह से टीचर उसे किसी बहुत कीमती
खजाने की तरह ट्रीट कर रहे थे। अगर लीशिया शहर की टॉप स्कोरर बन गई तो टीचर भी रातों रात बहुत बड़े बन जाएंगे, उनकी रेपुटेशन और स्कूल में उनकी इज्जत आसमान छूने लगेगी। लेकिन इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं था। इस जन्म में मुझे बस एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, फाइनेंस की पढ़ाई अच्छे से करनी है और अपने 50 सालों के फ्यूचर नॉलेज का यूज करके अपने फैमिली बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। ये सोचते ही मेरा चेहरा फिर से एकदम कोल्ड हो गया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और अपने बगल वाली खाली सीट को ब्लॉक कर दिया। मुझे अकेले बैठने की आदत है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बगल में बैठे। और वैसे भी लीशिया, हम इससे पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, हम सिर्फ कल रात ही एक बार मिले हैं। जाओ कोई और सीट ढूंढ लो, मैं तुम्हारे ग्रेड्स को नीचे नहीं गिराना चाहता। पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं स्कूल की आइडल लेवल की ब्यूटी को इस तरह रिजेक्ट कर दूंगा। लीशिया एक सेकंड के लिए शॉक में दिखी, लेकिन वो जल्दी ही वापस उस इंसान में बदल गई जिसे मैं जानता था। वही ऊंचा और दूसरों पर हावी होने वाला एटीट्यूड। उसने अपना बैकपैक डेस्क पर पटका, मेरा हाथ झटक कर हटाया और वहीं बैठ गई। तुम इस सीट के मालिक नहीं हो, मैं जहां चाहूंगी वहां बैठूंगी। मैंने पिछले जन्म में 50 सालों तक बिल्कुल यही चेहरा झेला था। अब इसे फिर से देखकर ही मुझे उल्टी जैसी फीलिंग आ रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने अपने पिछले जन्म में इसे 50 सालों तक कैसे बर्दाश्त कर लिया था। मैंने अपनी किताब डेस्क पर जोर से पटकी, जिससे वो उछल पड़ी। ठीक है, भाड़ में जाए, जहां बैठना है बैठो, मैं तुम्हें रोक तो सकता नहीं। इतना कहकर मैंने अपना बैग पैक किया, अपना सामान उठाया और सीधा कचरे के डिब्बे के बगल वाली डेस्क पर चला गया। वहां हमेशा कचरा जमा रहने की वजह से थोड़ी बदबू आती थी। वहां एक खाली डेस्क थी जिसका यूज ज्यादातर कबाड़ रखने के लिए होता था। मैंने उस कबाड़ को एक तरफ खिसकाया, अपना बैग उस पर फेंका, जमीन से अपना बास्केटबॉल उठाया और पीछे की लाइन में बैठे बाकी नालायक लड़कों को हाथ हिलाकर इशारा किया। वो तुरंत समझ गए और मेरे पीछे पीछे बॉल खेलने के लिए बाहर आ गए, जबकि होम रूम टीचर पीछे गुस्से से चिल्ला रहे थे। मैंने पूरी सुबह उनके साथ बास्केटबॉल खेला। दोपहर में हमारा आखिरी गेम खत्म होने के बाद मैं ठंडा पानी खरीदने जाने ही वाला था। अचानक कोई चलकर मेरे पास आया और मेरे हाथों में एक पानी की बोतल थमा दी। ये लो, ये ठंडा नहीं है। तुम्हें एक्सरसाइज करने के ठीक बाद आइस वाटर नहीं पीना चाहिए। लड़के मुझे चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ देखने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, डैम जियान, मुझे नहीं पता था कि तू इतना आगे निकल चुका है। हमें तो बहुत जलन हो रही है। हाँ, वो भी रूम टेम्परेचर वाला पानी। कितनी केयरिंग है। मैंने उन्हें एक खतरनाक लुक दी। चुप रहो, वरना अगली बार मैं ये बॉल सीधे तुम्हारे सिर पर मारूंगा। फिर मैंने मुड़कर लीशिया को देखा। मेरा चेहरा फिर से कोल्ड हो गया था। नहीं थैंक्स, मुझे आइस वाटर ही पसंद है। सुनो लीशिया, हालांकि हमारी फैमिलीज के बीच बिजनेस पार्टनरशिप है, लेकिन मेरे डैड ने जो अरेंज्ड मैरिज की बात की है उसे भूल जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारा एक बचपन का प्यार है, तुम दोनों बहुत करीब हो और तुम सच में उसे पसंद करती हो और मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें एक दूसरे को जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने डैड से बात कर लूंगा। इसका असर हमारी फैमिलीज के बिजनेस पर नहीं पड़ेगा। यही हम दोनों के लिए बेस्ट है। इतना कहकर मैंने वो पानी वापस उसके हाथों में थमा दिया, अपना बास्केटबॉल उठाया और वहां से चला गया, बजाय इसके कि मैं फिर से उसके साथ उलझूं और अपने पिछले जन्म की तरह पछतावे के साथ मर जाऊं। अभी ही एक क्लियर लाइन खींच देना बेहतर था। मैं बस स्टॉप पर पहुंचा और बस में चढ़ने ही वाला था कि तभी लीशिया दूर से पागलों की तरह दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था जब उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा कि वो सिर्फ इसलिए भड़की हुई है क्योंकि मैंने पहले उसका पानी रिजेक्ट कर दिया था। मैं बस उसे झटक कर हटाने ही वाला था कि अचानक उसकी पकड़ में अजीब सी ताकत आ गई। उसने मुझे बस स्टॉप के साइन बोर्ड से सटा दिया, अपने दोनों हाथों से मेरे कंधों को पकड़ा और थोड़ी सी नाराजगी के साथ बोली, यांग जियान, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारा ही पुनर्जन्म हुआ है। अगर तुम मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते रहे तो मानो या ना मानो, मैं जाकर तुम्हारे डैड से कंप्लेंट कर दूंगी कि तुम अपनी होने वाली वाइफ को बुली कर रहे हो। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। लीशिया का भी पुनर्जन्म हुआ था। मुझे शांति से जमा हुआ देखकर लीशिया ने आगे कहा, यांग, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हमारे पिछले जन्म की 50 सालों की शादी में तुम मुझ पर आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे, लेकिन इस जन्म में मुझे बताओ, कल से लेकर अब तक तुम मुझ पर कितनी बार चिल्ला चुके हो। उसकी आंखों में आंसू भरते देखकर मैंने अपनी भवें सिकोड़ी। उसका सच में पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन कल जब हम मिले तब से लेकर अब तक उसने जो भी किया था वो मेरे पिछले जन्म वाली लीशिया से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और आ गया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं समझना भी नहीं चाहता था। चूंकि हम दोनों ही वापस आ गए हैं तो चलो बस अपने अपने पछतावे की भरपाई करते हैं। अपने पिछले जन्म में उसे उसके बचपन के प्यार से अलग कर दिया गया था और उसकी फैमिली ने जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवा दी थी, जिससे वो हमेशा दुखी रही। मेरे पिछले जन्म में मैंने एक ऐसी औरत से शादी की जो मुझसे प्यार नहीं करती थी। मेरे डैड ने कंपनी के लिए काम करते करते अपनी जान दे दी और मैं आखिर में पछतावे के साथ खुली आंखों से मर गया। और मैंने अपने डैड की वो आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने की थी। मैंने लीशिया की तरफ देखा और कहा, सीरियसली लीशिया, चूंकि तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। इस जन्म में मैं तुम्हारे और तुम्हारे बचपन के प्यार के बीच में नहीं आऊंगा और तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली की पार्टनरशिप बचाने के लिए मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी फैमिली में शादी करके पिछले जन्म में दशकों तक रही हो। तुम्हें पता है मेरे डैड और मैं ऐसे नहीं हैं जो पुरानी बातों का बदला लें। और वैसे भी तुम अपने पिछले जन्म में एक बिजनेस क्वीन थी। तुम्हारे पास अब जो नॉलेज है उससे तुम मेरी फैमिली की मदद के बिना भी आसानी से फिर से कामयाबी हासिल कर सकती हो। मैंने एक लंबी सांस ली। आखिर मैंने इस औरत से 50 सालों तक प्यार किया था। उसे छोड़ना अभी भी मेरे दिल को थोड़ा दर्द दे रहा था। गुड बाय लीशिया, इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा। तभी एक लड़का एक बहुत ही भड़कीली और आवाज करने वाली स्कूटर चलाते हुए ठीक हमारे सामने आकर रुका। स्कूटर वाले लड़के ने अपना चश्मा उतारा और लीशिया को देखकर मुस्कुराया। हे शिया, मैं तुम्हें पिक करने आ गया। वैसे तुमने स्कूल ट्रांसफर ही क्यों किया यार? अब मुझे रोज
रोज तुम्हें लेने के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा ड्राइव करना पड़ता है। मैं इस स्कूटर वाले छपरी बच्चे को पहचानता हूँ। ये लीशिया का बचपन का प्यार डू जितांग था। उसकी फैमिली पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री चलाती थी, लेकिन बाद में उन्हें बहुत घाटा हुआ और वो फैक्ट्री तब से ही स्ट्रगल कर रही थी। फिर भी वो लोग एक नॉर्मल फैमिली से काफी अमीर थे। लीशिया के डैड शुरू में उस इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में पार्टनर थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपना शेयर निकाल लिया था। इसलिए लीशिया और जितांग नेचुरली साथ बड़े हुए थे। क्योंकि उसके डैड की फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही थी, उसके डैड ने धीरे धीरे उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, तो वो सड़क छाप, गुंडों और आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा और एक छपरी स्कूटर वाला लड़का बन गया। लेकिन वो लीशिया के साथ हमेशा बहुत अच्छा रहता था। उसने कभी उसे अपने साथ बुरा नहीं बनने दिया या एक बिगड़ी हुई लड़की नहीं बनने दिया। शायद लीशिया की नजरों में यही वो वजह थी कि वो कभी जितांग के लिए अपनी फीलिंग्स खत्म नहीं कर पाई। एक बिगड़ा हुआ लड़का बनने के बाद भी वो उसे कभी हर्ट नहीं कर सकता था या उसे बुरा नहीं बनने दे सकता था। अभी इस टाइम पर मैं और जितांग एक दूसरे को नहीं जानते थे और मेरी जानने की कोई इच्छा भी नहीं थी। मैंने बस उसे एक उड़ती हुई नजर दी, फिर मुड़ा और चल दिया। मेरे पीछे मैंने लीशिया को फ्रस्ट्रेशन में अपने पैर पटकते हुए सुना, यांग जियान, तुम कितने कमीने हो। जब मैं चौराहे पर पहुंचा और लाइट का वेट कर रहा था, मैंने अपने आप पीछे मुड़कर देखा और लीशिया को जितांग के स्कूटर पर बैठते हुए देखा। मैंने ऊपर दोपहर के चुभते हुए सूरज की तरफ देखा। इसकी रोशनी मेरी आंखों में इतनी चुभी कि मेरे आंसू गिर पड़े। फीलिंग्स टाइम के साथ बढ़ती हैं। अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना। मैंने अपना पूरा दिल और जान लगाकर उसे 50 सालों तक प्यार किया, लेकिन अब जब हम दोनों का पुनर्जन्म हो गया है तो 50 साल का प्यार अभी भी उसके बचपन के प्यार को हरा नहीं पाया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। मैं वहां जाकर उसे नहीं देखना चाहता था। मेरे डैड गुस्सा थे, लेकिन वो मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरी मॉम बहुत जल्दी गुजर गई थी। वो हमेशा मुझे अपने इकलौते बेटे को लाड़ प्यार से बिगाड़ कर रखते थे। कुछ दिन रेस्ट करने के बाद मैंने अपने डैड को बताया कि मैं स्कूल ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मेरे डैड मुझे शौक से घूरने लगे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स बिल्कुल सिर पर हैं। तुम अभी ट्रांसफर क्यों लोगे? और तुम्हारी मंगेतर, वो खास तौर पर फर्स्ट हाई छोड़कर आई है सिर्फ तुम्हारी क्लास में रहने के लिए। अगर तुम चले गए तो वो क्या करेगी? मैंने जानबूझकर चिढ़ते हुए अपना हाथ हिलाया। मैंने कब हाँ बोला था इस शादी के लिए? डैड, मैंने आपको बताया था कि मैं उसे पसंद नहीं करता और उसे भी पहले से कोई और पसंद है और वो मैं नहीं हूँ। आप प्यार को जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप मुझे ऐसे ही फोर्स करते रहे तो मैं सीधे इस 3rd फ्लोर की बालकनी से कूद जाऊंगा और जाकर मॉम से मिल लूंगा। हालांकि इस विला में सिर्फ 3 फ्लोर थे, लेकिन ये 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा था और अगर मैं सिर के बल गिरता तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यमराज सीधा मुझे लेने आ जाते। अपनी मॉम का नाम लेकर डैड को डराना हर बार काम करता था और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। उनके पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है ठीक है ठीक है, बस शांत हो जा, मैं तेरे लिए कुछ स्कूल से बात करता हूँ। तभी मैं अपने डैड को देखकर मुस्कुराया। ये हुई ना मेरे प्यारे डैड वाली बात। टेंशन मत लो, एक बार मैं ट्रांसफर हो जाऊं फिर आपका बेटा एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, कॉलेज में फाइनेंस की मन लगाकर पढ़ाई करेगा और वापस आकर आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपकी हेल्प करेगा। स्वर्ग से मॉम की आत्मा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी और हमारी फैमिली को आगे बढ़ते हुए देखेगी। मेरे डैड इतने इमोशनल हो गए, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बहुत देर तक रोते रहे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने मुझे पूरी तरह से बेच दिया। लीशिया हमारे घर आ धमकी। उसने मेरे बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला। मैं अभी भी सो रहा था। मैंने नींद में अपनी आंखें खोली और देखा कि वो बहुत ही परफेक्शन के साथ खिड़की के पास गई और उसने झटके से पर्दे हटा दिए। सूरज की रोशनी तुरंत कमरे में भर गई, जिससे मेरी आंखें इतनी चौंधिया गईं कि मैं उन्हें खोल भी नहीं पा रहा था। मैंने गुस्से से उसे घूरा। लीशिया, क्या तुम पागल हो गई हो? ये मेरा घर है, तुम ऐसे मेरे कमरे में कैसे घुस सकती हो? तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा। मैं यहाँ 50 साल तक रही हूँ। ये मेरा घर भी है, मेरा कमरा है। उसके अंदर अभी भी हमारे पिछले जन्म वाला वो हावी होने वाला एटीट्यूड था। हमारे पिछले जन्म में शादी के बाद हम इसी घर में रहे थे और मेरा बेडरूम अपने आप ही हमारा मास्टर बेडरूम बन गया था। उसने मेरी अलमारी खोली और वो कपड़े और अंडरवियर निकाल लिए जो मैं रोज पहनता था। लीशिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लीशिया ने मुझे देखा, अपनी ठुड्डी सहलाई और एक अजीब सी स्मर्क दी। तो तुम्हारी ये सोने वाली आदत अभी भी वैसी ही है। बाहर निकलो, मुझे निकाल कर दिखाओ। तुम क्या कर लोगे? मैंने तुम्हें 50 साल तक लाइन पर रखा है। अगर हमारा पुनर्जन्म हो भी गया है तो क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरी पकड़ से बच जाओगे? लीशिया ने मुझे देखकर एक स्माइल दी जिसने मेरे अंदर जल रहे गुस्से को और भी भड़का दिया। हमारे पिछले जन्म में शादी के कुछ ही टाइम बाद मुझे एहसास हो गया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने तलाक की बात की थी, लेकिन उसने मना कर दिया था अपनी प्रेगनेंसी का बहाना देकर। उसने यहाँ तक कह दिया था कि हमारी जिंदगियां अब सेट हो चुकी हैं और हमें बस इसी के साथ गुजारा कर लेना चाहिए। अब भगवान ने उसे एक दूसरा मौका दिया था ताकि उसे मेरे साथ ना रहना पड़े। फिर वो क्यों जानबूझकर मेरे पीछे पड़ी थी? लीशिया, ऐसे बर्ताव करने से मुझे सिर्फ तुमसे घिन आएगी। इससे मैं धीरे धीरे तुमसे नफरत करने लगूंगा। ये सुनकर वो सुन्न रह गई। मैंने उसे इग्नोर किया, अपने कपड़े और पैंट पहनी और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। लेकिन अचानक लीशिया ने पीछे से मुझे कसकर गले लगा लिया। यांग जियान, आई एम सॉरी। एक सवाल जिसका मैंने हमारे पिछले जन्म में जवाब नहीं दिया था, मैं उसका जवाब इस जन्म में दूंगी। मैंने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। मैंने उसके हाथ खुद पर से हटाए। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे मरने से पहले ही अपना जवाब मिल गया था। मैंने तुम्हें 50 साल तक प्यार किया और मैं तुम्हारा दिल नहीं पिघला सका। प्लीज बस मुझे जाने दो। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। इस जन्म में क्या हम बस ऐसे अजनबी नहीं बन सकते जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो? हम दोनों अभी जवान हैं। हम सिर्फ 18 साल के हैं और हमारी पूरी जिंदगी हमारे सामने है। कभी ना कभी तुम मुझे भूल जाओगी, उस लड़के को जिससे तुमने कभी प्यार नहीं किया। तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारे कुछ पछतावे थे और मेरे भी थे। चलो बस अपनी ये जिंदगी अपने अपने पछतावे मिटाने में बिता
बिताते हैं, ठीक है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लीशिया ने पागलों की तरह ना में सिर हिलाया। नहीं, तुम मेरे पति हो, 50 साल का प्यार, क्या तुम सच में इसे ऐसे ही फेंक सकते हो? मैंने एक कड़वा घूंट भरा। अगर मैं कहूं कि मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था तो वो एक झूठ होगा, लेकिन मैं वही पुरानी गलतियां दोबारा करने से साफ मना करता हूँ। मैं इसे भूल सकता हूँ। लीशिया ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखें एकदम पक्की हो गईं। मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। हमारे पिछले जन्म में तुमने 50 सालों तक मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। इस जन्म में मेरी बारी है तुम्हारे साथ 50 सालों तक अच्छा बर्ताव करने की। मैं कुछ भी कहूँ, वो बहुत जिद्दी थी और मेरी सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं था कि मैं उस पर भरोसा करूं। अब जबकि उसका पुनर्जन्म हो गया था तो वो अपने बचपन के प्यार को कैसे ढूंढने नहीं जाएगी? वो तो हमेशा उसी के लिए तड़पती थी। नीचे आने के बाद मेरे डैड ने लीशिया और मुझे एक साथ नीचे आते हुए देखा। वो तुरंत खुशी से चमक उठे। आओ आओ बेटे बहू, मैंने तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। मैंने अपने डैड को एक बहुत ही खतरनाक लुक दी, एक स्टीम्ड बन उठाया और गुस्से में बाहर निकल गया। लीशिया ने भी एक बन उठाया और मेरे ठीक पीछे पीछे आ गई। मैं भागा, वो भागी, मैं रुका, वो रुकी। वो मुझे पागल कर रही थी। पूरे आधे महीने तक वो 24 घंटे मेरे पीछे पीछे घूमती रही। जब मैं बास्केटबॉल खेलता तो वो धूप में बैठकर मेरा वेट करती। जब मैं इंटरनेट कैफे जाता तो वो मेरे बगल वाला कंप्यूटर बुक कर लेती और मूवीज देखती। यहाँ तक कि जब मैं वॉशरूम जाता तो वो बाहर मेरा वेट करती। पूरा स्कूल इस बात से हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक लाने वाली एक सुपर जीनियस लड़की अपना सारा टाइम क्लास के सबसे बड़े नालायक लड़के के आसपास घूमने में क्यों बर्बाद कर रही है। कुछ तो ऐसी भी अफवाहें थीं कि मैं किसी बहुत अमीर खानदान का वारिस हूँ और लीशिया मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। लीशिया ने इन सब बातों को इग्नोर किया, बस पागलों की तरह हर रोज मेरे पीछे पीछे चलती रही, जब तक कि एक दिन वो स्कूल नहीं आई। उसके बिना मेरे कान में बकबक किए मुझे फाइनली कुछ शांति मिली। स्कूल खत्म होने के बाद भी वो नहीं आई। चूंकि ये महीने का आखिरी फ्राइडे था तो हमें 2 दिन की छुट्टी मिली थी और जैसे जैसे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स पास आ रहे थे, मेरी दूसरी क्लास के कुछ करीबी दोस्तों ने मुझे डिनर के लिए बुलाया। वरना एक बार जब हम सब कॉलेज के लिए अलग अलग हो जाते तो हमारे पास मिलने के बहुत कम चांस बचते। चूंकि लीशिया आज मेरे पीछे नहीं थी तो मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी और उनके साथ एक फूड स्टॉल पर चला गया। यहाँ का खाना सस्ता था और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थी। ये हम जैसे कंगाल स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। जब तक हमने खाना खत्म किया रात के 10 बज चुके थे। हम सड़क किनारे खड़े होकर कैब का वेट कर रहे थे। अचानक मेरे एक दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और पास के एक होटल के गेट की तरफ इशारा किया। हे जियान, उसने कहा, उधर देख, क्या वो तेरी देवी लीशिया नहीं है जो पिछले आधे महीने से तेरे पीछे भाग रही थी? मैंने उस तरफ देखा जहां वो इशारा कर रहा था और मैंने लीशिया और जितांग को एक साथ होटल से बाहर निकलते हुए मुस्कुराते बात करते देखा। ठीक उसी पल लीशिया ने भी मुझे देख लिया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो जल्दी से दौड़कर मेरे पास आई और जितांग भी उसके पीछे पीछे आया। मैंने उसे एक ठंडी सी मुस्कान के साथ देखा। हमारा अभी हाई स्कूल भी खत्म नहीं हुआ है और तुम अभी से इतनी उतावली हो रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो और अपने बचपन के प्यार के साथ होटल का कमरा बुक कर रही हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी वो सिर्फ 18 साल की है। मेरा बर्फ जैसा ठंडा चेहरा देखकर लीशिया पागलों की तरह मुझे समझाने की कोशिश करने लगी। जियान, मेरी बात सुनो। लीशिया, क्या तुम एक नंबर की पाखंडी हो क्या? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है तो बस जाकर अपने बचपन के प्यार के साथ रहो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तभी एक टैक्सी किस्मत से हमारे ठीक सामने आकर रुकी। मैंने उसे हाथ देकर रोका और एक ठंडी सी मुस्कान दी और अंदर बैठ गया। मैंने ड्राइवर से जल्दी गाड़ी भगाने को कहा। गाड़ी में मैं अभी भी निराश होकर आंसू बहा रहा था। लीशिया तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने डैड से कहा, मैं एक ट्रिप पर जाना चाहता हूँ। एग्जाम्स का टाइम आने पर मैं वापस आ जाऊंगा। क्योंकि मेरी टोन और मेरे चेहरे ने सब कुछ बता दिया था। मेरे डैड ने कोई और सवाल नहीं पूछा। मैंने अपने लिए समंदर किनारे जाने की एक फ्लाइट की टिकट बुक की, क्योंकि मेरे डैड ने एक बार मुझे बताया था कि मेरी मॉम की मरने से पहले एक ही इच्छा थी, समंदर किनारे जाना और लहरें देखना। मैंने अपनी मॉम का अस्थि कलश लिया और रात भर में उड़ान भरकर हैकू पहुंच गया। अपनी मॉम का अस्थि कलश लिए मैंने समंदर किनारे के सारे शहरों का सफर किया। फाइनली मैं उस शहर में पहुंचा जिसका मेरी मॉम हमेशा सपना देखती थी, शंघाई। मेरी मॉम असल में यहीं की रहने वाली थी। उन्होंने प्यार के लिए अपने घर से बहुत दूर शादी की थी। मेरी मॉम से शादी कर पाना एक ऐसा आशीर्वाद था जिसके लिए मेरे डैड ने पक्का हजारों साल तपस्या की होगी। आज यांग फैमिली की कॉस्मेटिक्स कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरी मॉम से प्रेरित हैं। इसीलिए मेरे डैड हमेशा हमारे कॉस्मेटिक्स को ग्लोबल मार्केट में ले जाना चाहते थे। शाम के वक्त मैं अपनी मॉम का अस्थि कलश पकड़े बीच पर बैठा था, ढलते सूरज की गायब होती चमक को देख रहा था। थोड़ी दूर पर एक माँ और बेटा बांस की कुर्सियों पर बैठे थे। वो लड़का कोई 15-16 साल का लग रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसका अभी अभी पहली बार दिल टूटा हो। रोते हुए उसने अपनी माँ से कहा, मॉम, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो मुझे वापस पसंद क्यों नहीं करती? क्या इस दुनिया में सच में कोई ऐसी लड़की है जो कभी मुझे पसंद करेगी? उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराई। पगले, जब मेरी तुमसे पहली बार मुलाकात हुई थी तब मैं सिर्फ 20 साल की एक लड़की थी। ये शब्द सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मेरे चेहरे से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। अगर मेरी मॉम को पता चलता कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी औरत से प्यार करने में बिता दी जिसने 50 सालों तक मुझे वापस प्यार नहीं किया, तो उनका दिल पक्का टूट जाता। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरे चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मॉम, मैंने क्या गलत किया? मैंने उसे 50 सालों तक प्यार किया। 50 साल। क्या उसका दिल सच में पत्थर का बना है? क्या मेरे जैसा इंसान सच में प्यार के लायक नहीं है? मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने अपनी मॉम के अस्थि कलश को कसकर गले लगा लिया। मेरे आंसू बिना रुके उस पर गिर रहे थे। अचानक
मेरे बगल से एक और रोती हुई आवाज गूंजी और एक और हाथ आगे बढ़कर मेरे हाथों में रखे अस्थि कलश को पकड़ने लगा। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, इस जन्म में मैं यांग जियान का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, मैं कसम खाती हूँ। मैं जम गया। मैंने मुड़कर देखा, ये लीशिया थी। उसने अपने दोनों हाथों से मेरी मॉम के अस्थि कलश को कसकर पकड़ा हुआ था और वो बुरी तरह रो रही थी। मैं अपने आप खड़ा होने लगा, लेकिन उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। रोते हुए उसने मिन्नत की, यांग जियान, मुझे बस एक मौका दो, बस मेरी बात सुन लो। ठीक है, एक बार जब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अगर तुम फिर भी मुझे छोड़ना चाहो तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी मॉम का अस्थि कलश पकड़े हम दोनों दूर ढलते सूरज को देख रहे थे। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपनी लाल आंखों के साथ बोली, यांग जियान, मुझे पता है तुम्हें हमेशा से लगता था कि मैं अपने पिछले जन्म में और इस जन्म में भी जितांग को पसंद करती हूँ, लेकिन तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। मैंने कभी एक बार भी नहीं कहा कि मैं जितांग को पसंद करती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने ये बात किससे सुनी। जितांग और मैं बचपन के दोस्त हैं, हम साथ बड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन ये किसने कहा कि तुम्हें अपने बचपन के दोस्त से प्यार करना ही होगा। हमारे पिछले जन्म में मैं शुरू में तुम्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं अपने डैड की बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए एक मोहरा नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए मैं हमेशा तुमसे बेरुखी से पेश आती थी। लेकिन बाद में जब मैं प्रेग्नेंट हुई, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दिया था? जब तुमने तलाक की बात की तो मैंने मना कर दिया। मैं एक औरत हूँ, मैं बस अपनी जिद पर अड़ी थी। क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए? मैंने वो बातें इसलिए कही थी क्योंकि मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया था। हमारे पिछले जन्म में हम दोनों की फैमिली की कंपनीज को संभालने की वजह से मुझ पर इतना प्रेशर आ गया था कि मैं मुश्किल से सांस ले पाती थी। मुझे वायलिन की परफॉर्मेंस के लिए विदेश जाने का टाइम भी निकालना पड़ता था। मैं इतनी थक जाती थी। मुझे पता था कि तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखते हो, लेकिन हर बार जब मैं घर आती मैं बहुत थकी हुई होती थी। मैं बस लेट कर रेस्ट करना चाहती थी और मुझे सच में उन डिजाइनर बैग्स या ज्वेलरी की कोई परवाह नहीं थी। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि जो अंगूठी और ब्रेसलेट मैं हमेशा पहनती थी वो वही थे जो तुमने मुझे पहली बार शॉपिंग पर जाने पर खरीद कर दिए थे? उसकी ये बात सुनकर मुझे अचानक से सब याद आ गया। हालांकि हमारी दोनों फैमिलीज बहुत अमीर थीं, लेकिन उसने कभी मेरी दी हुई महंगी ज्वेलरी नहीं पहनी। वो हमेशा वही सस्ती वाली ज्वेलरी पहनती थी जो मैंने हमारी पहली डेट पर सड़क किनारे एक स्टॉल से खरीदी थी। मेरे चेहरे पर शौक देखकर उसने आगे कहा, उन दशकों तक इतना सारा टाइम साथ बिताने के बाद एक बर्फ का पहाड़ भी पिघल जाता, फिर तो तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया था। पिछले जन्म में मरने से पहले तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने कभी तुमसे प्यार किया है। मैं एक पल के लिए झिझकी थी, लेकिन वो झिझक इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैं बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत बुरी हूँ। मैं हमेशा से बहुत जिद्दी रही हूँ, तब भी जब हम बूढ़े हो गए थे। मैं बस ये सोच रही थी कि इसे कैसे कहूँ, लेकिन फिर बोलते बोलते लीशिया फिर से रोने लगी। वो कमजोर हाथों से मेरे सीने पर मारती रही। तुम्हें इतनी जल्दी मरने को किसने कहा था? तुम मेरी परमिशन के बिना कैसे मर सकते हो? तुमने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिए बिना ही दम तोड़ दिया। तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं लीशिया तुमसे प्यार करती हूँ। यांग जियान, जिस दिन तुम मरे मैं पूरी रात रोती रही। मैं रोते रोते सो गई और जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है। इस जन्म में मैं तुम्हारा मेरे पास आने का वेट नहीं करने वाली थी। मैं तुम्हारे पास आने वाली थी, लेकिन तुम इतने कमीने निकले। तुम बस मुझ पर चिल्लाते रहे और मुझे घूरते रहे। तुम मेरे साथ इतने कोल्ड थे। बास्केटबॉल वाले दिन के बाद ही मुझे समझ आया कि तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है। मुझे पता है कि तुम पिछले जन्म में मेरी वजह से बहुत थक चुके थे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं थकी थी? मैंने तुम्हें 2 बेटे और 2 बेटियां दी और मैंने उसी टाइम पर यांग फैमिली की कंपनी को संभालने में भी तुम्हारी मदद की। क्या तुम थोड़ा और समझदार नहीं बन सकते थे? इतना कहकर वो मेरे सीने से लग गई और एक बच्ची की तरह रोने लगी। उसकी दिल की बातें सुनते हुए मैं धीरे धीरे अपने पिछले जन्म के बारे में सोचने लगा। हालांकि वो हमेशा मेरे साथ थोड़ी ठंडी रहती थी, लेकिन वो हमारी फैमिली के लिए पूरी तरह से डिवोटेड थी। जब ली फैमिली इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई तो उसने यांग फैमिली को भी अपने साथ ऊपर खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे साथ कोल्ड रहने के अलावा वो हर चीज में एकदम परफेक्ट थी। लीशिया को मेरी बाहों में फूट फूट कर रोते हुए देखकर मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और उसे शांत करने के लिए धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगा। काफी देर बाद उसे फाइनली थोड़ा बेहतर लगा और उसने ऊपर देखा। होटल में उस वक्त जो तुमने सोचा वैसा कुछ नहीं था। डू जितांग के दादा दादी गांव से आए थे। चूंकि उसके घर में इतनी जगह नहीं थी तो मैंने उनके लिए होटल का एक कमरा बुक करने में उसकी हेल्प की। जितांग बस मेरे साथ आ गया था और वैसे भी जितांग और मैं हमेशा से सिर्फ दोस्त रहे हैं। हम साथ बड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बीच कभी कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी। वो बस मुझे एक बड़ी बहन की तरह मानता है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो अभी मेरे साथ मेरे होम टाउन चलो। मेरे बचपन के दोस्त और मेरे पेरेंट्स सबको सच्चाई पता है। अपने पिछले जन्म में मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी थी कि उसके पेरेंट्स ने उसे और उसके बचपन के प्यार को अलग कर दिया था ताकि वो मुझसे शादी कर सके, लेकिन मैंने कभी सच में इस बारे में छानबीन नहीं की या उससे पूछा नहीं था। ये हमेशा से मेरे दिल में एक बहुत बड़ी चुभन रही थी। मुझे झिझकता हुआ देखकर लीशिया ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। वो फोन पर चिल्लाई, अपना बोरिया बिस्तर उठा और अभी के अभी यहाँ आ जा। जितांग पास के एक कचरे के डिब्बे के पीछे से बाहर निकला और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह दौड़ता हुआ आ गया। शिया, लीशिया ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया जैसे वो बता रही हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसे जीजू बोल। जितांग उससे थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने जल्दी से मुझे आवाज दी, जी जीजू। फिर जितांग ने मुझे सारी बात बताई। तब मुझे समझ आया कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत कम कंट्रोल करते थे। अगर लीशिया ने उसे लाइन पर नहीं रखा होता तो वो आज सिर्फ एक छपरी स्कूटर वाला लड़का नहीं होता, वो पूरी तरह से एक सड़क छाप गुंडा बन चुका होता। और वैसे भी जितांग को पहले से ही कोई और पसंद था। वो उस कराओके बार
बार के मालिक की बेटी थी जहाँ वो अक्सर जाता था, वो उसी की उम्र की थी। उन्होंने वादा किया था कि जब वो शादी करने लायक हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे। मुझे अचानक से सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। हमारे पिछले जन्म में जब जितांग की शादी हुई थी तो लीशिया ने मुझे अपने साथ शादी में चलने को कहा था। मैं बहुत छोटी सोच वाला बन गया था और मैंने जाने से मना कर दिया था। और उसकी दुल्हन वही कराओके बार के मालिक की बेटी थी। शुरू में उस मालिक को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बेटी जितांग जैसे एक निकम्मे लड़के के साथ डेट करे और वो हमेशा उन्हें रोकने की कोशिश करता था। इसलिए जितांग ने सच में वापस स्कूल जाना शुरू किया और एक नॉर्मल सेकंड ईयर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तब जाकर उस मालिक ने उनके रिश्ते के लिए हाँ की थी। सब कुछ क्लियर होने के बाद मेरे सीने का वो भारी बोझ फाइनली उतर गया। लीशिया ने मुझे देखा और बहुत ही सीरियस होकर कहा, इस जन्म में मैं वायलिन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मैं बस अपने डैड का सपना पूरा करना चाहती हूँ और हमारी मॉम के कॉस्मेटिक्स को ग्लोबल मार्केट तक ले जाना चाहती हूँ। यांग जियान, क्या तुम मुझे वो मौका दोगे? मैं बहुत अच्छे मूड में था। मैं अपनी मॉम का अस्थि कलश पकड़े उठा और सीधा होटल की तरफ चलने लगा। ये देखकर कि लीशिया मेरे पीछे नहीं आ रही है, मैंने पलट कर उसे देखा। वो वहीं खड़ी मेरी पीठ को घूर रही थी। मैंने आवाज दी, चलो वापस कमरे में चलते हैं। रात में बीच पर बहुत ठंड होती है, कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। लीशिया का चेहरा सच्ची खुशी से चमक उठा। वो तुरंत भागकर आई और उसने मेरे हाथ को गले लगा लिया, अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। डू जितांग इस बीच बहुत ही बेशर्मी से हमारे पास आ गया। दीदी, जीजू, मेरी आईडी अभी इतनी पुरानी नहीं है कि मैं कमरा बुक कर सकूं। आप लोगों के पास तो कमरा है, लेकिन मेरा क्या? लीशिया ने पास ही एक जगह इशारा किया और बड़ी शरारत से मुस्कुराई। वहाँ एक पुल है, तुम उसके नीचे गुजारा कर सकते हो। आज की रात मेरे और तुम्हारे जीजू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रात है, अब तुम अपना खुद देख लो। इतना कहकर लीशिया मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ होटल की तरफ खींच ले गई। कुछ महीनों बाद मैं अपने हाथ में 2 एडमिशन लेटर्स देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे किसी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला था, मुझे बस एक बहुत ही एवरेज फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। आखिर मेरे पास पढ़ाई करने के लिए सिर्फ 3 महीने ही थे। एक पुनर्जन्म लेने वाले के तौर पर भी मैं इतना ही कर सकता था, और वो भी सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि आखिरी के टाइम में लीशिया मुझे पढ़ा रही थी, वरना मुझे ज्यादा से ज्यादा किसी सेकंड ईयर स्कूल में ही एडमिशन मिलता। जहां तक लीशिया की बात है, चूंकि हम उस आखिरी टाइम में बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उसका मूड बहुत अच्छा था और वो अपने टॉप फॉर्म में थी, इसलिए उसने आसानी से पूरे शहर में फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। लेकिन वो देश की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज चिनुआ या पीकिंग में नहीं गई। उसने उसी यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला किया जहां मैं जा रहा था। लीशिया ने मेरे गाल पर किस किया और मुस्कुराई। इस जन्म में मैं तुम्हें 2 और बच्चे दूंगी, कैसा रहेगा? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। मैं उसे 50 सालों तक प्यार कर चुका था, अब 50 साल और प्यार करने में क्या हर्ज है? तो गाइज, अभी के लिए इस मानवा को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। लाइक और सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना, तुम्हारा सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है।